नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस में। दोस्तों, आपको पता होगा हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। इसके पहले हम 4 क्लासेस कवर कर चुके हैं, जिसमें हम देखे हैं भारत के परिचय को, उसके बाद भारत की भूगर्भिक संरचनाओं को, और हम स्टार्ट कर चुके थे उत्तर भारत के पर्वतीय भाग को, जिसके तहत हमने हिमालय के जो है भागों को देखे थे। तो इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज हम देखेंगे मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बारे में, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। ठीक है, मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहते हैं। तो मध्य और लघु हिमालय एक ही है और शिवालिक हिमालय अलग है। तो इन दोनों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को दिल से थैंक्स बोलना चाह रही हूँ। आप लोगों का जो सपोर्ट है, जो आप लोग दिखा रहे हैं मेरे लिए, मुझे मोटिवेट करना है, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है उससे। और मैं अपने आप में इतनी मोटिवेट हो रही हूँ कि और भी मन हो रहा है कि और भी क्लासेस स्टार्ट करूँ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या कोई और सब्जेक्ट की। क्योंकि आपके कमेंट्स, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए जो है सहारा बनता जा रहा है। अगर आप लोगों का कन्वर्सेशन नहीं होगा मेरे साथ, या फिर मैं सिंगल साइड से कन्वर्सेशन रखूं, तो शायद मैं डिमोटिवेट हो जाती। लेकिन आप लोगों का जो इतना बढ़िया कमेंट आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, उसको देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है। ठीक है, तो आप लोगों का वो छोटा सपोर्ट नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप लोग प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे। और हाँ, केवल सपोर्ट नहीं, अगर आप लोगों को कहीं गलत इन्फॉर्मेशन लगे या गलत चीज़ें लगें तो भी आप लोग बेझिझक मुझे बता सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ अपने किसी कंटेंट में कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना रखूँ, और कोई गलत चीज़ अगर हो तो मैं वीडियो एक बार चेक ज़रूर करती हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कहीं गलत कुछ मैंने बोल दिया या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट में या फिर से टेलीग्राम चैट ग्रुप में आप बता सकते हैं मुझको। क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन या गलत नॉलेज कहीं भी नहीं फैलनी चाहिए एग्ज़ाम के दृष्टि, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब कुछ आएगा और एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट रखे हैं नोट्स कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, ज्योग्राफी की हो या पॉलिटी की या जो भी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, उन सब के नोट्स अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और अगर जब भी हम आपसे मंगवाएंगे उन नोट्स को, और आपके नोट्स को देखेंगे, अच्छा लगेगा, तो आपके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में, और शिवालिक हिमालय के बारे में। इसके पहले हम पढ़ चुके थे बृहद हिमालय को। आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है ब्लू कलर का, वो बृहद हिमालय को शो करता है। बृहद हिमालय को ये शो कर रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये लघु या मध्य हिमालय है, और जो ये डार्क ब्लू में है ये है हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। देखिए, अगर आप एक सर्कल बनाएं, मैं पहले भी एग्जांपल बता चुकी थी कि बृहद हिमालय को अक्सर आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ग्रेट हिमालय कहते हैं। आप अगर सर्कल बनाएं ऐसे, तो ये जो अंदर का भाग होता है ये शो कर रहा है हमारा बृहद हिमालय, ये अंदर की तरफ भाग है। लेकिन शिवालिक जो है सबसे बाहरी भाग शो कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए, जो इसको शिवालिक हिमालय हिमालय को यहाँ से अभी हटा देते हैं। अभी केवल हम पढ़ते हैं लघु हिमालय के बारे में। और जो भी बोलूँगी आप लोग प्लीज़ अपने नोट्स में ऐड करते चलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब कुछ पूछेगा। और अभी केवल क्लास देख के या फिर से क्लास की पीडीएफ अगर आपने अपने पास आप लोग रख रहे हैं, तो उससे इतनी अच्छी रिवीजन नहीं होगी जितनी कि आप अपने बनाए हुए नोट्स से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो पेन और पेपर प्लस अपने साथ अपना एक वो मैप लेके बैठिए, इंडिया का मैप, या फिर वर्ल्ड मैप, जब भी मैं वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ाऊँ तब। लेकिन अभी इंडिया का मैप लेके बैठिए ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। मैप देखते रहने से जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं, और नोट्स बनाएंगे तो आसानी होगी उसको याद करने में। ठीक है, तो देखिए, लघु या मध्य हिमालय जो है
इसकी चौड़ाई जो है 80 से 100 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, यानी कि आप ऐसे देखिए इसकी चौड़ाई। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 से 100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 3700 से 4500 मीटर के आसपास है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 3700 से 4500 मीटर। पहले एग्ज़ाम में ये ऊंचाई या चौड़ाई इतना नहीं पूछता था, लेकिन अब इन सभी चीज़ों से इतने क्वेश्चंस बन चुके हैं कि अब धीरे धीरे इस ऐसे भी प्रश्न पूछने लगा है कि जैसे मैच द फॉलोइंग करके आ जाए या फिर से मैचिंग के लिए क्वेश्चंस आ जाए, तो अलग अलग हिमालय का अलग अलग चौड़ाई या ऊंचाई दे देगा और आपको मैच करवाना होगा। तो आप लोग एक बार ब्रीफली ऐसे देख लीजिएगा कि कितनी चौड़ाई हो और कितनी ऊंचाई है। ठीक है, अब जो लघु हिमालय है इसकी जो ऊंचाई है बृहद हिमालय से कम है। इस पे जो पर्वत शिखर हैं उतने ऊंचे नहीं हैं जितने के बृहद हिमालय पे हैं। आप लोग को मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके पहले की क्लास में, बृहद हिमालय पे जितने भी पर्वत शिखर हैं वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं। आपको पता होगा एवरेस्ट जो है दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत शिखर चोटी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जितनी ऊंची 10 पर्वत चोटियां पाई जा रही हैं विश्व में, वो हमारे बृहद हिमालय पे ही पाई जा रही हैं। लेकिन लघु या मध्य हिमालय पे इतनी ऊंची चोटियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब गर्मी का समय आता है तो इस पर जो बर्फ़ होते हैं वो पिघलने लगते हैं। जो मध्य हिमालय है, गर्मी के समय में इस पर बर्फ़ क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं, बर्फ़ पिघलने लगते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बर्फ़ पिघल के जब प्लेन पे यानी समतल पे आ जाते हैं तो समतल जो है घास के मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, घास के मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसको फिर क्या बोलते हैं, ऐसे समय ये जो लघु या मध्य हिमालय है, यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु। ठीक है, शीतोष्ण कहने का मतलब ये है कि इस पे ठंडी भी होगी या थोड़ी बहुत मात्रा में इस पे गर्मी भी उपस्थित होगी। ठीक है, अब घास के मैदान आप देखे होंगे कि आपको बृहद हिमालय के क्षेत्र में देखने को नहीं मिला, क्योंकि वर्ष भर ये बर्फ़ से आच्छादित रहता है और बर्फ़ से आच्छादित रहने के कारण यहाँ पे घास के मैदान अक्सर देखने को नहीं मिलते, जबकि मध्य या लघु हिमालय में ये चीज़ उपस्थित है। ठीक है, इस पे विभिन्न पर्यटक स्थल भी पाए जाते हैं। हमारा जो मध्य हिमालय है बहुत सारे इस पे पर्यटक स्थल भी पाए जाते हैं, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय की ये दक्षिण में, तो आप इसको देख रहे हैं दक्षिण में उपस्थित है, तो इसमें तो मुझे कुछ बताना नहीं होगा कि ये बृहद हिमालय के उत्तर में है या दक्षिण में है। लेकिन अगर हम मध्य हिमालय की बात करें तो ये अनेक पर्वत शिखरों में बटा हुआ है। ठीक है, श्रेणियों में। तो अगर हम पश्चिम से, इसमें मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से 5 पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 5 पर्वत श्रेणियाँ, इनका जो क्रम है मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ बता रही हूँ। ठीक है, इनका जो क्रम है मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ बता रही हूँ, और मैं पश्चिम से पूर्व इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है कि इनका क्रम बताइए और ये किस हिमालय का हिस्सा है ये भी बताइए। तो आप लोग इन चीज़ों में क्लियर रहिएगा, बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, तो इनका पश्चिम से पूर्व की तरफ जो क्रम है वो है, पहले नंबर पे है पीर पंजाल, जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। ठीक है, पहला कौन सा है, पीर पंजाल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ये आपका हो गया ये पीर पंजाल। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा धौलाधर, और ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ भी मैं लिखती चल रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें मैप पे। ये है धौलाधर, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा है मसूरी, क्या है तीसरी हमारी जो है मसूरी, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। फिर चौथा है नागटिवा, और पांचवा है हमारा महाभारत। ठीक है, ये दोनों की उपस्थिति जो है हमें नेपाल में देखने को मिलती है। कहाँ पे, नेपाल में देखने को मिलती है। ये नागटिवा है, ये बी है यानी कि ब,
इसको मैं सही से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये है नागटिवा, ठीक है। इन दोनों की उपस्थिति कहाँ पे है? महाभारत और नागटिवा की, ये नेपाल में है। लेकिन जैसे ही आप पूर्व की तरफ आएंगे, तो हिमालय जो है संकरी होती चली जाती है, ठीक है। आप लोगों को मैं बताई थी कि पश्चिम की तरफ अगर आप देखेंगे तो हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा मिलती है, लेकिन जैसे ही पूर्व की तरफ आएंगे तो हिमालय संकरी होती जाती है, जिसकी वजह से ये जो मध्य हिमालय है इसका यहाँ पे श्रेणियों में बिखराव ना होकर ये धीरे धीरे बृहद हिमालय से मिल जाती है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये जो 5 श्रेणियाँ हैं कौन से हिमालय की हिस्सा हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, और अगर क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर से टेलीग्राम चैट ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई हेजिटेशन मत करिए, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करनी है तो हेजिटेशन ख़त्म करना होगा आप लोगों को। छोटा क्वेश्चन कोई भी नहीं होता है, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आए वही क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। अब पूर्व में देख रहे हैं कि जो इसकी चौड़ाई है धीरे धीरे छीड़ होती जा रही है, जिसकी वजह से इसमें श्रेणियों का निर्माण नहीं हुआ है। अब हम बारी बारी देखेंगे इन श्रेणियों के बारे में कुछ बातों को। पहले नंबर पे हमने क्या देखा? पीर पंजाल को, ठीक है। तो आइए देखते हैं पीर पंजाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। तो पीर पंजाल जो है ये सबसे पश्चिमी श्रेणी है किसकी? मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी, ठीक है। सबसे पश्चिमी श्रेणी है किसकी? मध्य हिमालय की है। दूसरी पॉइंट अगर इसमें हम देखें तो इसमें नोट करने लायक है कि इसके उत्तर में श्रीनगर है, ठीक है। इसके उत्तर में आपको श्रीनगर देखने को मिलता है, श्रीनगर, और दक्षिण में आपको देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू। और यहीं पे माँ वैष्णो देवी की मंदिर है, ठीक है, जम्मू में। तो आप देख रहे हैं कि इसके पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर है और इसके दक्षिण में हमें क्या देखने को मिल रहा है? जम्मू। इन दोनों को जोड़ने वाली एक सुरंग है या दर्रा है, ठीक है। इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है? बनिहाल दर्रा, ठीक है। और ये किस सुरंग में स्थित है? ये जो है जवाहर सुरंग में स्थित, जवाहर सुरंग में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे ये दर्रा क्या होता है? दर्रा होता है पहाड़ियों को काट के बीच में एक रास्ता निकाल दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो अगर आपसे देखिए दर्रे वाला जो क्लास है हम अलग से लेंगे, सभी दर्रों की उसमें बात करेंगे हम, लेकिन अभी हम इसलिए यहाँ बता दे रहे हैं क्योंकि वो पीर पंजाल से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे कितने प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि बनिहाल दर्रा कौन से हिमालय में है? तो सबसे पहले तो यही होगा लघु या मध्य हिमालय में। दूसरा प्रश्न ये होता है लघु या मध्य हिमालय के किस श्रेणी में बनिहाल दर्रा है? तो आपका उत्तर होना चाहिए पीर पंजाल में, ठीक है। अब इसके बाद पूछे अगर पीर पंजाल के उत्तर और दक्षिण में उपस्थित श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो क्या नाम है? बनिहाल दर्रा। चौथा प्रश्न हो सकता है बनिहाल दर्रा कौन से सुरंग का हिस्सा है? तो उत्तर होगा जवाहर सुरंग का हिस्सा। और पांचवा आपका प्रश्न बन सकता है जवाहर सुरंग से कौन सा दर्रा होकर गुजरता है? तो उत्तर होगा बनिहाल दर्रा। ये भी पूछ सकता है जवाहर सुरंग कौन से मतलब मध्य हिमालय के कौन सी श्रेणी में उपस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा आपका पीर पंजाल श्रेणी में उपस्थित है। देखिए एक जगह से कितने प्रकार के क्वेश्चन आ गए, और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लेता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे कि इसमें पीर पंजाल में ही बनिहाल दर्रा है जो कि श्रीनगर को मैं फिर से इसको लिख दे रही हूँ, जो कि श्रीनगर को किससे जोड़ता है? जम्मू से जोड़ता है, ठीक है। क्लियर है आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स को, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि पीर पंजाल के बगल में ये पीर पंजाल है,
इसके बगल में हम देखते हैं धौलाधर। धौलाधर जो कि कहाँ पे है आपका हिमाचल प्रदेश में। इसको हम हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो धौलाधर श्रेणी है पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। पूर्ण रूप से कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है, इसलिए इसको हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, अब आप अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं हिमाचल श्रेणी जो है कौन से हिमालय का हिस्सा है, तो उत्तर होगा मध्य हिमालय का। और धौलाधर मतलब हिमाचल श्रेणी मध्य हिमालय की किस श्रेणी को कहते हैं, तो उत्तर होगा धौलाधर श्रेणी को। ठीक है, अब अगर हम मध्य हिमालय की बात करें तो आपको पहले ही बताई हूँ कि इस पे जो बर्फ़ होते हैं वर्ष भर तो नहीं रहते इस पे बर्फ़, क्योंकि गर्मी आने पे अक्सर पिघल जाते हैं और इनके ढालों पे क्या हो जाती है? घास के मैदान हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान। क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, मैं आपको बताई हूँ। अब ये जो मैदान होते हैं ना, इनको हर जगह एक नाम से नहीं जाना जाता है। इनको जम्मू एंड कश्मीर में इनको क्या किस नाम से जाना जाता है? मर्ग नाम से। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मर्ग क्या है? अगर एग्ज़ाम में पूछ ले तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मर्ग जो है शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं और ये किस हिमालय का हिस्सा है? तो ये हैं मध्य हिमालय के हिस्से हैं और ये जम्मू कश्मीर में इनको मर्ग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अक्सर सुने होंगे कि गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है, आप लोग सुने भी होंगे, कितने लोग घूमने भी गए होंगे, क्योंकि अक्सर गुलमर्ग में आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पे फ्लावर्स हो या फिर से वहाँ पे देखने को मिलता है कि कितने टूरिस्ट गए थे वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए मर्ग जो है, मर्ग कुछ नहीं बस शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, और इनको यूके में क्या बोलते हैं, अर्थात उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? उत्तराखंड को मैं यूके से डिनोट करूँगी, आप समझ जाइएगा। इको में इनको बुग्याल या पयाल बोलते हैं। ठीक है, ये 3 नाम है, तीनों नाम शीतोष्ण घास के मैदानों के नाम हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि ये जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं जो कि मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा कि बुग्याल और पयाल या फिर मर्ग किसका नाम है? शीतोष्ण घास के मैदान का नाम है। ठीक है, अब इस पे जो है ये कुछ पर्यटक स्थल भी हैं जो कि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। पर्यटक स्थल जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बढ़िया होते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग, हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली लोग अक्सर जाया करते हैं। ठीक है, मनाली और डलहौजी। देखिए, अक्सर लोगों को पता होता है शिमला मनाली हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन लोगों को अक्सर डलहौजी नहीं पता होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, डलहौजी जो है हमारा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है और ये एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, तो अक्सर एग्ज़ाम में मैचिंग के लिए आ जाए तो आप लोगों को याद होना चाहिए। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं पर्यटक स्थल? मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, विंडसर। हाँ, ठीक है, तो आप लोगों को विंडसर, इसमें मुझे लगता है जहाँ तक विंडसर काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि ये नैनीताल में है, तो आप लोगों को अब से याद रहना चाहिए कि विंडसर जो है कहाँ पे है? वो है उत्तराखंड में। विंडसर कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है बृहद हिमालय, मैं इसको ब्लू कलर से कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो बृहद हिमालय है, ठीक है, बृहद हिमालय, इससे और इसके बीच में, सॉरी ये थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई है, थोड़ी क्या पूरी ही टेढ़ी हो गई थी। ठीक है, अब बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में समतल घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, समतल सपाट घाटी इन दोनों के बीच में मिलती है, इन दोनों घाटियों के बीच में। ठीक है, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, तो इसको हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। अब मैं एक मैप बनाती हूँ, ये समझ लीजिए, ये है आपका
लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय, और ये है आपका बृहद हिमालय। और दोनों के बीच में ये जो भूमि मिल रही है, समतल सपाट घाटी, ये जो भूमि है इसी को हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। ठीक है, अगर आसान शब्दों में समझे तो दो पर्वतों के मध्य जो समतल मैदान होता है, ये दो पर्वत हो गया, ये बृहद हिमालय और ये क्या हो गया, लघु हिमालय। ठीक है, इन दोनों के मध्य जो समतल मैदान है उसी को हम क्या कहेंगे, घाटी कहेंगे। तो इसको अलग अलग राज्य में, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में इसको कश्मीर घाटी नाम से जानते हैं, कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। और ये किसके किसके बीच में है, कश्मीर घाटी किसके किसके बीच में है, अगर प्रश्न आ जाए तो ये है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय के बीच तो है ही, बृहद और मध्य हिमालय के बीच में, लेकिन मध्य हिमालय में भी आपको मैं 5 श्रेणियाँ बताई हूँ, तो उन श्रेणी में किस श्रेणी के बीच में है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में आपका कश्मीर घाटी मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमारा देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी। क्या चीज़, कुल्लू कांगड़ा घाटी। ये किसके किसके बीच में है, देखिए ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आप लोगों को बता दी हूँ। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी है, तो आपका उत्तर धौलाधर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है तो पीर पंजाल होना चाहिए। नेपाल में क्या है, लघु हिमालय का नागटिवा और महाभारत, तो उन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, कुल्लू कांगड़ा घाटी बृहद और धौलाधर श्रेणी के बीच है, धौलाधर श्रेणी। ठीक है, देखिए धौलाधर श्रेणी या पीर पंजाल श्रेणी, ये सब कहने का सिर्फ यही मतलब है मेरा कि आप लोगों को श्रेणियों का नाम याद हो, बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए जो श्रेणियां हैं मध्य हिमालय का हिस्सा हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेपाल में जो समतल घाटियां हैं इनको बोलते हैं काठमांडू घाटी। क्या बोलते हैं, काठमांडू घाटी। और ये किसके किसके बीच में है, ये है आपकी, ये यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है लिखने में, मैं नीचे थोड़ा कर लेती हूँ, काठमांडू घाटी, और ये है बृहद और मध्य हिमालय के बीच में। ठीक है, हो गया क्लियर। ये घाटियाँ क्या क्या, कौन कौन सी घाटियाँ हो गई, कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, धौलाधर श्रेणी के बीच में है जो बृहद और धौलाधर श्रेणी के बीच में, और हमारी तीसरी हो गई काठमांडू घाटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि श्रीनगर, वुलर झील, डल झील जो है हमारी कश्मीर घाटी में मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी, श्रीनगर, वुलर झील और डल झील कहाँ पे है, यह है कश्मीर घाटी में। ठीक है, जो श्रीनगर है वो डल झील के किनारे ही है। ठीक है, श्रीनगर कहाँ है, डल झील के किनारे है, और डल झील जो है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच है, इतना याद रहना चाहिए आपको। मैं यहाँ लिख देती हूँ, श्रीनगर डल झील के किनारे स्थित है, डल झील के किनारे ही स्थित है। ठीक है, और शिमला जो है वो हमारी कहाँ पे मिलती है, धौलाधर पहाड़ी पे। शिमला कहाँ पे मिलती है हमारी, धौलाधर में, शिमला धौलाधर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अब सिक्किम में आप आएंगे तो सिक्किम में भी आप एक घाटी पाएंगे जिसको हम कहते हैं चुम्बी घाटी। क्या कहते हैं, चुम्बी घाटी। ठीक है, ये किसके किसके बीच है, बृहद व मध्य हिमालय के बीच में। चुम्बी घाटी भी किसके किसके बीच है, मध्य व लघु हिमालय के बीच में। तो प्लीज़ आप लोग याद करते रहिएगा, क्योंकि देखिए अक्सर जो पूछ लिया है एग्ज़ाम में वो अब कोशिश कर रहे हैं स्टेट PCS वाले ना पूछें, कुछ नया पूछें। तो चुम्बी घाटी किसके किसके बीच में है, बृहद व मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये है सिक्किम में। ये घाटी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, सिक्किम में, ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, अब पूर्वी हिमालय में आप जब जाएंगे तो घाटियों का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे संकरी होती जा रही है मध्य हिमालय, तो ये बृहद हिमालय से मिलती गई है वहाँ पे, मतलब मिल गई है जाके वहाँ, इस वजह से वहाँ पे घाटियों का विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मध्य हिमालय के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं आगे अपना शिवालिक हिमालय के बारे में। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, शिवालिक हिमालय, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय। ठीक है,
इसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब जो शिवालिक हिमालय है ये लघु हिमालय से कैसे अलग होती है, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा ये मध्य हिमालय से अलग होती है। ठीक है, जैसे आपको पहले बताई थी, जो बृहद हिमालय है लघु हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है, वैसे ही लघु हिमालय जो है शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। और जो आपका जो ये हिमालय है, मतलब कि शिवालिक हिमालय है, ये सबसे नवीन है। ठीक है, मतलब इसका निर्माण अभी भी चल रहा है, और इसका ये जो है, ये जो तीनों पर्वत हैं, मतलब महान हिमालय, मध्य हिमालय, तो उन दोनों से भी नवीन है। और इसकी ऊंचाई भी उतनी नहीं है जितनी इन दो पहाड़ हिमालयों की है, मतलब मध्य और लघु बृहद हिमालय की जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई इसकी नहीं है, ये सबसे ऊंचा है। ठीक है, इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। मैं सबसे पहले ही बता दी थी वीडियो के शुरुआत में ही कि इसको बाह्य हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सर्कल बाहर का है, तो इसको बाह्य हिमालय कहते हैं। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है, 10 से 50 किलोमीटर तक। और अगर ऊंचाई की इसकी बात करें तो 900 से 1200 मीटर इसको ऊंचा हम देखते हैं। ठीक है, 900 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब इसकी जो ये जो शिवालिक हिमालय है, इसका आप स्वतंत्र रूप से कहाँ तक इसका विकास देखेंगे, स्वतंत्र रूप से विकास इसका कोसी नदी तक है। शिवालिक का स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ तक देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है शिवालिक का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक देखने को मिलता है, कोसी नदी तक देखने को मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कोसी नदी तक इसलिए क्योंकि इसके बाद ये बृहद हिमालय में इस प्रकार विलुप्त हो जाता है कि पता नहीं चलता, लेकिन यही चल के अरुणाचल प्रदेश में 4 श्रेणियों में ये बढ़ जाता है। ठीक है, 4 श्रेणियों में बढ़ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आता है। लेकिन स्वतंत्र हिस्सा इसका मतलब, अगर हम क्लियर बोलें कि शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप क्लैरिफाई यहाँ तक कर सकेंगे, क्लासिफिकेशन कर सकेंगे कोसी नदी तक। लेकिन उसके आगे क्लासिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि इसके आगे भी इसका विस्तार है या नहीं है। अब अगर हम कोसी नदी की बात करें तो ये नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है, बिहार में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश से होते हुए ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है कोसी नदी। ठीक है, तो नदियों के बारे में तो हम अलग से डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे अभी कोई औचित्य नहीं बनता है डिस्कशन का, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता दी। ये नेपाल से निकलता है, बिहार में प्रवेश करता है हमारे भारत में, और पश्चिम बंगाल से होते हुए जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में ये 4 श्रेणियों में बिखर गया है। तो ये जो 4 श्रेणियां हैं अरुणाचल प्रदेश में, मैं इसको शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, अरुणाचल प्रदेश, इसको आंध्र प्रदेश मत समझिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 4 श्रेणियों में बट गया है। पश्चिम से पूर्व का क्रम मैं बता रही हूँ, पश्चिम से पूर्व का क्रम। पश्चिम से पूर्व, देखिए जब भी मैं क्रम की बात करूं तो आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्रम ही पूछता है कि क्रम में इसको रखिए। पहला है डफला, फिर है दूसरा मेरी, फिर है अबोर, उसके बाद है मिसमी। ठीक है, डफला, मेरी, अबोर, मिसमी। यह है डफला, मेरी, अबोर, मिसमी। ठीक है, डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, ये किसका हिस्सा है, शिवालिक का हिस्सा है। ठीक है, और इनका विस्तार कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ये जो डफला, मेरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं के नाम पे यहाँ पे जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शिवालिक और लघु जो हिमालय है, शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य भी घाटियाँ पाई जाती हैं। घाटियों को मैं समझा ही चुकी हूँ, घाटियाँ किसको कहते हैं। इन दोनों के बीच में भी घाटियाँ पाई जाती हैं। इन घाटियों को उत्तराखंड में हम कहते हैं दून और द्वार, दून और द्वार। ठीक है, दून में क्या आ जाता है, देहरादून, देहरादून, और द्वार में हरिद्वार। ठीक है,
तो ये दून और द्वार क्या हैं? दून और द्वार कुछ और नहीं बल्कि मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाने वाली घाटी हैं। ठीक है, और इसी को दून और द्वार हो गए। ठीक है, देखिए पश्चिम में अगर आप जाएंगे, पश्चिम की साइड में और पूर्व की साइड में, तो हिमालय का जो है बहुत तीखा मोड़ हो जाता है दक्षिण की तरफ। ठीक है, हिमालय का तीखा मोड़ हो जाता है दक्षिण की तरफ, और यहाँ पे कुछ गार्ज का निर्माण होता है। ठीक है, आइए हम दूसरे मैप में इसको क्लियर देखते हैं। ये पश्चिम है और ये है आपका पूर्व। ठीक है, तो पश्चिम और पूर्व की तरफ हिमालय का बहुत ही तीखा मोड़ हो जाता है दक्षिण की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। ठीक है, पश्चिम में ये सिंधु गार्ज, इसको सिंधु गार्ज के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में सिंधु गार्ज, गर्जा लिख दी, सॉरी स्पेलिंग गलत कर दी मैं, सिंधु गार्ज। और पश्चिम पूर्व में इसको दिहंग गार्ज कहते हैं, दिहंग गार्ज। ठीक है, गार्ज का निर्माण होता है। तो इसमें क्या है, गार्ज कहने का मतलब ये है कि गार्ज मतलब कुछ नहीं, खाई होती है। गार्ज मीन्स खाई या कैनियन इसको कहते हैं। ठीक है, देखिए जब भी कोई नदी बहती है तो वो पहाड़ को तब तक काटती है जब तक कि वो समुद्र की सतह को प्राप्त ना कर ले। समुद्र की सतह प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बहता हुआ समुद्र है, तो ये इसका तल है। ठीक है, ये तल को नहीं प्राप्त करती, ये केवल सतह तक आने की कोशिश करती है। वो नदी कभी समुद्र के तल तक नहीं जाती है, वो केवल सतह को प्राप्त करने की कोशिश करती है। जब भी सतह को प्राप्त करने की कोशिश करती है तो वो पहाड़ों को काटती है। ठीक है, पहाड़ को काटती रहेगी, धीरे धीरे क्या करती हैं, जैसे कि ये नदी इधर से आ रही है, यहाँ पे सिंधु नदी आपको पता होगा लद्दाख और जास्कर के बीच में बह रही है, तो यहाँ से क्या होता है, पहाड़ को काटती है। ठीक है, जो हिमालय है, तो उस पहाड़ को काट के वो ऐसे सीधे ऐसे निकलने की कोशिश करती है। तो अगर इसको आप ऊंचाई से देखेंगे तो दोनों तरफ आपको एक आई आकार की घाटी मिलेगी। किस प्रकार की? आई आकार की घाटी मिलेगी, घाटी नहीं गार्ज मिलेगी, यानी कि गहराई मिलेगी। ठीक है, आई आकार की खाई मिलेगी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। ठीक है, अब सिंधु नदी के बारे में आप लोगों को बताई थी पहले ही कि ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है, और लद्दाख जास्कर के बीच बहती हुई ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। अब गार्ज को मैं समझा दी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नदी पहाड़ों पर बहती है तो उसे गहरा करती है और समुद्र स्तर को मतलब समुद्र सतह को प्राप्त करने की कोशिश करती है। ठीक है, और खड़े ढाल की जो घाटी होती है उसको आई आकार की घाटी, कैनियन, गार्ज भी कहते हैं। और दिहंग जो है ये ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे असम में बहती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में भी बहती है, बाद में हम नदियों के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का ही ये नाम है दिहंग गार्ज। तो आप लोगों को क्लियर है कि जो हमारी हिमालय है पूर्व और पश्चिम में दो गार्ज का निर्माण करती है। पश्चिम में सिंधु गार्ज और पूर्व में दिहंग गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना आप लोगों को। और ये खाई मतलब गार्ज किसको कहते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब नदी है पहाड़ को काट के रास्ता बना के वो कोशिश करती है समुद्र सतह के बराबर आने की, उसी को हम क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। तो ये था हमारा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब अगले हम वीडियो में देखेंगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने केवल उत्तर की पहाड़ियों के बारे में पूरा अध्ययन किया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम अलग स्पेशल वीडियो बनाएंगे केवल पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में, और उसमें हम देखेंगे पूर्वोत्तर में जितनी पहाड़ियाँ पाई जा रही हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। सच में ये लोग बोलते हैं ना, आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी काम कर सकती है, लेकिन ये मेरे लिए आपका छोटा सपोर्ट नहीं है, बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरे लिए आपकी। ठीक है, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, और अगर आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन है तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग पूछ सकते
सकते हैं। कन्फ्यूजन हो या किसी भी चीज़ की क्वेरी हो तो आप लोग पूछें। चैट जीपीटी बोल रही हूँ मैं भी गलत बोल रही हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर से यहीं पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।